हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम शर्मा। आज हम कर रहे हैं लेसन 10 क्लास 12 का अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज। तो हमने इससे पहले वीडियो बना लिया था जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट्स को क्लियर किया था, वर्कफोर्स, लेबर फोर्स वगैरह, और उसके साथ ही हमने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी किया था। तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। तो शुरू तो डेफिनेशन से ही कर लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जो लोग काम करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरा, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो वेज रेट चल रहा है, जो सैलरी है उस पे, और अगर वो काम करने के योग्य भी हैं, तो तीन चीजें लेनी है। विलिंगनेस टू वर्क, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे एक्सेप्टेंस हो, और एबिलिटी टू वर्क। तीन चीजें जरूरी है। अगर ये सब है, एक व्यक्ति विलिंग भी है, एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम भी करना चाहता है और योग्य भी है, लेकिन फिर भी अगर उसको जॉब नहीं मिलता है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड है। जो काम नहीं करना चाहता वो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो तो बेरोजगारी नहीं कहलाएगी। तो हमने तीन चीजें नोट करी। पहला क्या किया हमने? विलिंगनेस टू वर्क। दूसरा, एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। तीसरा, एबिलिटी टू वर्क। ये तीन चीजें हैं और उसके बावजूद काम नहीं मिला, तो फिर वो व्यक्ति कहलाएगा अनएम्प्लॉयड। अब हम दूसरा ये कर रहे हैं जिसमें हम करें डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल वर्कर्स एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। तो फॉर्मल वर्कर्स क्या हैं और इनफॉर्मल वर्कर्स क्या है? इसको संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र कहते हैं। फॉर्मल वर्कर्स जो है वो संगठित क्षेत्र है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और इनका जो है कम से कम 10 से अधिक एम्प्लॉय होने चाहिए काम करने वाले, तब ये ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा। और उनको सारे सोशल बेनिफिट, सिक्योरिटी वगैरह, जैसे प्रोविडेंट फंड है, मेडिकल बेनिफिट्स, पेंशन वगैरह सब कुछ मिलता है। ये लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो और चौथा है वो प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉ। अब इसका फॉर्म ट्रेड यूनियंस का मतलब ये है कि ये लोग ट्रेड यूनियन बन जाती है, मेंबर बन जाते हैं, और अगर कोई अपनी बातें मनवानी हो तो हड़ताल और प्रदर्शन वगैरह होते हैं। आपने अभी किसान आंदोलन वगैरह देखा है। तो इस तरह के ये ट्रेड यूनियंस अलग तरीके के अपने बना लेते हैं और ये सब कर सकते हैं। और लेबर लॉ से प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि अगर वो जहाँ काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉय है उसने रखा हुआ है, अगर इनको लगता है कि उनका शोषण हो रहा है, उनको शायद सैलरी पूरी नहीं दी जा रही, और भी कुछ उनकी समस्याएं हैं, तो वो लेबर कोर्ट जा सकते हैं और लेबर कोर्ट जो है उनके हक में फैसला दे सकता है। इसके यहाँ पर है इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स जो है असंगठित क्षेत्र है, तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। वो किसी से, ये देखिए, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। किसी तरह के पीएफ, प्रोविडेंट फंड, या उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स या कुछ भी, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ट्रेड यूनियंस नहीं ये बना सकते हैं, और ये लोग, इन लोगों को लेबर कोड से भी प्रोटेक्टेड नहीं है, मतलब ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ये अपने, ये जो लेबर कोड है वेजेस के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज ये लेबर लॉ से भी प्रोटेक्टेड नहीं है। अब हम थोड़ा सा ग्रोथ ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर इन इंडिया करेंगे, कि हमारे देश में जो असंगठित क्षेत्र है वो कुछ सालों में बढ़ा है। तो हम देखते हैं उसको, परसेंटेज ऑफ इनफॉर्मल वर्कर्स आर इंक्रीजिंग, बढ़ते जा रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं। दे डू नॉट हैव एनी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते। दिहाड़ी मजदूर हैं, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, या जहाँ काम कर रहे हैं वहां पर भी उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया जाता। हायर एंड फायर रख लो, और जब जी चाहे कोई भी इनको निकाल सकता है काम से। दे यूज लोकल रिसोर्सेज, फैमिली ओनरशिप, और जो गांव में है वो अपने जो
गांव में साधन है उन्हीं का उपयोग कर लेते हैं। फैमिली ओनरशिप है, जो बाप काम कर रहा है वो बेटा कर रहा है, उन्हीं से सब सीख लेते हैं। और जैसे कोई भी काम अगर फादर कर रहा है, मान लो पशुपालन कर रहा है, कोई फिशरी का काम है, बागबानी, कुछ भी कर रहा है, तो बच्चा अपने बाप से सीख लेता है, बाप ने दादा से सीखा है, और उसमें टेक्निक में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रोडक्टिविटी इसलिए बढ़ती नहीं, उत्पादन जो है दर बढ़ती नहीं, क्योंकि कोई भी तकनीक में परिवर्तन नहीं हुआ है, श्रम प्रधान तकनीक चल रही है, तो इसलिए उनकी आय भी बहुत कम होती है और उत्पादन भी नहीं तेजी से बढ़ता है। इनफॉर्मल वर्कर्स इंक्रीज इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। सबसे ज्यादा टर्शरी सेक्टर में, सेवा क्षेत्र में है। गांव में भी हैं जो 6-7 महीने की उनकी एग्रीकल्चर होती है, उसके बाद वो दूसरे छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जैसे बीड़ी बनाने का, जैसे मैंने बताया एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, ये सब काम कर लेते हैं, अगरबत्तियां बनाने का। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो उनका उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि टेक्निक में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सदियों से वही तकनीक को अपनाए चले जा रहे हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं, मजदूर लगे हुए हैं, डोमेस्टिक है, वेंडर्स हैं जो लगे हुए हैं, बाहर फल सब्जियां वगैरह बेचते हैं, तो इस तरह के लोग हैं। और जो टर्शरी सेक्टर है, सेवा क्षेत्र, वो ज्यादातर ट्रांसपोर्ट में लगा हुआ है, होटल्स में भी कर्मचारी लगे हुए हैं, तो इस तरह से। लेकिन जो तृतीय क्षेत्र है, जिसे टर्शरी से क्षेत्र कहते हैं, वहां पर ये लोग ज्यादा लगे हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर कॉन्स्टिट्यूट्स 90%, 90% लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, और 50% जीडीपी पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय आय में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये बहुत गरीब होते हैं, बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, और किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह उससे रजिस्टर्ड नहीं है। 10% ऑफ रिच पीपल हैव 80% ऑफ इनकम। जो पूरी हमारी जनसंख्या है उसमें से 10% जो लोग हैं वो 80% जो ग्रोथ मतलब इनकम है उसके होल्डर हो जाते हैं, और जो 60% है हैव लेस देन 5%, और 60% लोग जो हैं वो 5% से भी कम का उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, यानी उनको इतना मिलता है। दे यूज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड मिनिमम वेजेस, तो वो लेबर श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करते हैं और बहुत कम वेजेस मिलते हैं। कहते हैं कि जो संगठित क्षेत्र है इनसे 2.5 गुना ज्यादा सैलरी लेता है, इनको लोन वगैरह बैंक से नहीं मिलते हैं। आउट ऑफ 512 मिलियन वर्कफोर्स 465 वर इनफॉर्मल वर्कर्स। 512 मिलियन में से 465 मिलियन जो थे असंगठित क्षेत्र में है। मॉडर्नाइजेशन सेक्ट मैनी पीपल, जो अच्छे वाले काम भी कर रहे थे वो अब नई नई तकनीकें आ गई हैं, नई नई मशीनें आ गई हैं, कंप्यूटर लगे हैं, तो लोगों को निकाल दिया गया। इन्फोसिस ने 11,000 को निकाला, लेकिन विप्रो ने एक उदाहरण स्थापित किया। उसने पहले निकाला, फिर उनको फिर से ट्रेनिंग दी, और उसके बाद फिर से उनको रीइंस्टेट कर लिया, फिर से रख लिया। अब हम जानते हैं कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारत में बेरोजगारी के कारण, हमने बेरोजगारी के प्रकार पिछले वीडियो में करे थे, आप चाहें तो लिंक में जाकर देख सकते हैं। वो वाला लेक्चर मैंने हिंदी में किया था, इसको भी मैं बाद में हिंदी में भी पब्लिश करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले है कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कारण क्या है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन बहुत समस्या है। हालांकि पॉपुलेशन का रेट पिछले कई सालों में घटा, लेकिन अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में ज्यादा घटा है। लेकिन फिर भी हमारी जो प्रगति है, हमारी जो विकास की दर है, इससे मैच नहीं करती, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो है, इतनी तेज नहीं है, यानी हमारे उद्योग जो है बहुत ज्यादा विकसित उतने नहीं हुए जितने कि हमारी सारी पॉपुलेशन को खपा लें। फिर सीजनल एग्रीकल्चर,
सीजनल है, आपको पता है कि जो भी खेती वगैरह होती है वो 6-7 महीने के लिए होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं लेकिन हो नहीं पाती, तो बाकी वो टाइम खाली रहते हैं। फिर जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो एक ही जमीन के टुकड़े पे जॉइंट फैमिली तो 10-15 मेंबर सब मिलके रहते हैं, और छोटा सा जमीन का टुकड़ा, उस पे सभी लोग खेती कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि खेती कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन देश में बेरोजगारी है, जिसे प्रचंड बेरोजगारी कहते हैं। यानी जरूरत से ज्यादा लोग जमीन पर काम कर रहे हैं। एक उदाहरण ले लेते हैं कि 1 एकड़ जमीन है, उस पे एक व्यक्ति काम करता है तो वो 100 क्विंटल गेहूं पैदा करता है। 2 है तो 175 कर लेते हैं, 3 है तो 125 कर लेते हैं, 4 है तो 200, 5वां भी 200, 600 भी 200 और 7वां, यानी 200 तक ही जमीन उत्पादन कर पा रही है, उसकी उत्पादन क्षमता है। उसके बाद बाकी के जितने लोग हैं वो लगता है काम कर रहे हैं, दिखते हैं काम करते हैं, मगर वास्तव में कोई काम नहीं हो रहा। यदि इनको निकाल दो तो भी उत्पादन इतना ही होगा, तो ये लोग बेरोजगार कहलाते हैं। लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गरीब है इसलिए सेविंग भी कम होती, सेविंग कम होती है तो निवेश भी कम होता है। निवेश कैसे, मान लो उनको इक्विपमेंट खरीदना है, उनको बीज खरीदने हैं, तो वो सब, क्योंकि सेविंग्स नहीं है तो वो ये सब खर्च नहीं कर पाते, और ज्यादा जमीन भी नहीं खरीद पाते क्योंकि सेविंग्स उनकी बहुत कम है। और डिके इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो स्मॉल स्केल लघु और कुटीर उद्योग हैं वो अब उतने विकसित नहीं हो रहे, मॉडर्नाइजेशन से वो पीछे पिछड़ गए। पहले उनकी मांग होती थी, लेकिन अब इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बढ़िया मशीनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं कि इनकी मांग जो है वो कम हो गई है। और लेबर भी जो है दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, उनका शहरों में जहाँ पर कि उनकी जरूरत भी है वहां पर भी उनकी मूवमेंट कई बार पॉसिबल नहीं होती है। और लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, सब जगह नहीं है, कई जगह है, कई हमारे प्रदेश हैं जहाँ पर अच्छी सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन कई ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, इसीलिए कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ें तो अक्सर आ जाती हैं। तो ये प्रॉब्लम्स जो है हमारे अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हम करेंगे मेजर्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, क्या उपाय किए जा सकते हैं या सरकार कर रही है। तो पहला जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन को बढ़ाना है। क्योंकि जितनी जनसंख्या, आपने देखा प्रॉब्लम तो जनसंख्या की अर्बन एरियाज में कम हो गई है, लेकिन एग्रीकल्चर में ज्यादा है, लोग पलायन करके बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं, तो वहां पर उत्पादन को बढ़ाना होगा, ताकि उत्पादन बढ़ेगा तो जो बढ़ी हुई जनसंख्या उसको खपा पाएंगे। और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है, मतलब जो एफिशिएंसी है, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। क्षमता बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल क्या है, मशीनें हैं, प्लांट है, इक्विपमेंट है, इसके अलावा जितनी भी सामाजिक संरचनाएं हैं, जैसे है रोड्स हैं, आपके डैम्स हैं, फ्लाईओवर हैं, आपके बिजली के संसाधन हैं, तो ये सबको आपको कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाना पड़ेगा और कैपिटल आउटपुट रेशो को घटाना पड़ेगा, यानी कम कैपिटल लगा के ज्यादा आउटपुट उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल को आपको हेल्प करनी पड़ेगी, लोन देना पड़ेगा, सस्ता लोन देना पड़ेगा, और शर्तों को आसान करना होगा ताकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग काम पा सके, ऋण ले सकें। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स, जो शिक्षा है उसमें कुछ सुधार लाने होंगे, जैसे तकनीकी शिक्षा वगैरह। तो अभी सरकार ने कुछ किया है नया सिलेबस, उसमें 5वीं तक की शिक्षा जो है वो बेसिक रहेगी, फिर उसके बाद उनको तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, जो ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिससे कि वो 12वीं तक उसमें प्रशिक्षित हो जाए और अपना काम कर सके। टेक्निक और प्रोडक्शन भी देखना होगा, दोनों मॉडर्नाइजेशन तो चाहिए लेकिन ऐसी तकनीकें हो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले।
तो इनके बीच में कुछ सामंजस्य स्थापित करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन भी रहे और लोगों को रोजगार भी मिले। गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, है ना, जैसे रोड्स बनानी है, हाईवे बनानी है, सड़कें बनानी, मतलब ऐसी चीजें जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। इसके अलावा मनरेगा है। इसमें क्या होता है, ये गारंटी प्रोग्राम है जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनमें से एक फैमिली में एक सदस्य को 100 दिन के लिए जो नौकरी है वो गारंटेड है, काम है वो गारंटेड है। स्किल इंडिया, ये पिछले 2-3 सालों पहले करा गया था, जो प्रधानमंत्री मोदी की तीनों है, स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स एंड मेक इन इंडिया। स्किल इंडिया में लोगों को, बच्चों को जो 10वीं पास या 12वीं पास हैं या ड्रॉप आउट्स हैं, उनको प्रशिक्षित करना, खास क्षेत्र में प्रशिक्षण देना और उसके लिए लोन प्रोवाइड करना और फिर उनको एम्प्लॉयमेंट देना। ऐसे स्टार्टअप है। स्टार्टअप है कि नए नए बिजनेस को खोलने के लिए प्रोत्साहन देना और उसके लिए लोन देना। इन्होंने पोर्टल बना रखा है कि आपको कौन सा खोलना है उसके लिए लोन देंगे, फिर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं। अब मेक इन इंडिया, ये भी इनिशिएटिव है जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहरी देशों से निवेश को प्रोत्साहित किया जाता है। वो यहाँ पर अपनी कंपनियां खोले, उत्पादन करें, 100% है 2-3 क्षेत्रों को छोड़ के, और यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, लोगों की आय बढ़ेगी। तो इस तरह से अपने ही देश में उत्पादन होगा, पहली बात, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना होगा, फिर विदेशी लोग पैसा लगाएंगे, यहाँ पर रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। तो ये सब जो है सरकार की नई नीतियां हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप्स एंड मेक इन इंडिया। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, और पिछले जो मेरे वीडियोस हैं वो लिंक में जाके आप देख सकते हैं, आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। आपके एग्ज़ाम है, आप उनको ज़रूर देखें। थैंक यू।